अपने इस यूट्यूब चैनल राहुल ज्ञान सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज जो कि मैं बता दूं सबसे पहले तो एन सी ई आर टी का क्लास सेवेंथ जो मैं आपको ले रहा था, क्लास सेवेंथ का ऑल वीडियो आपके कंप्लीट हो गए थी। कल मैंने 5वां इसका लेक्चर लिया था क्लास सेवेंथ के एन का, तो इसका मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था तो कल के डेट में। तो आप इसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, आप वहाँ से जा कर के अच्छे से देख सकते हैं। पूरे क्लास सेवेंथ का एन मैं वहाँ पे अच्छे से कवर करा चुका हूँ। आज से मैं सोचा हूँ कि टॉप 1000 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। टॉप 1000 क्वेश्चंस जो कि एन और एस पर बेस्ड होगा। तो एन और एस पर बेस्ड 1000 क्वेश्चन, देखिए एन हो गया या एस जो होता है, उसके आधार पर जो टॉप 1000 क्वेश्चन है मैं उसकी सीरीज आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। उसके रूप में आपका ये पहला वीडियो है। इसके बाद ही आपके मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद 5-6 वीडियो या 7 वीडियो और आएगा, यानी इसके कुल 7-8 पार्ट होंगे। 7-8 पार्ट में से आज पहला पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसके अलग पार्ट आपके रोज़ डेली इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और इसका प्लेलिस्ट भी मैं आपको अलग से बना कर दे दूँगा। तो इसमें वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या तो फिर पूछे जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, स्पेशली बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी ने जितना पूछा है उसके साथ साथ तो, और उसके साथ ही जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हो या फिर कहीं भी जहां भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको रिलेट करके मैं इन सारे क्वेश्चंस को बनाया हूं और अब आपके सामने लाया हूं। तो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में जुड़ना मत भूलिएगा। और इस तरह की सीरीज आपको 8 से 10 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मैं उसमें करा दिया रहूँगा। तो आज पहला वीडियो है। उसके साथ ही आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ करके पढ़ना ना भूलें। तो अनअकैडमी पे हमारा जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के लेक्चर्स फिलहाल अभी चल रहे हैं, जो कि वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। तो वहाँ पर भी जुड़ के आप पढ़ना मत भूलिएगा, जिसका डिटेल मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि कैसे आपको जुड़ना है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैं देखिए फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है। साइंस मैराथन चल रहा है, तो साइंस का एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर के मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही डीपी आपको मिल जाएगा। तो ये डीपी आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर राहुल गुप्ता करके, जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे। डिटेल तो आपको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करूंगा तो फिर 1000 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना बताने लायक हो वो जरूर बताऊंगा। जैसा देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन होते हैं, तो इसके जो है पिता है अरस्तु। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, मैं आपका आंसर भी लिख दिया हूँ। अब आप सोचेंगे इसमें मैंने आंसर क्यों लिख दिया, तो आंसर मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद भी होगा, और उसके साथ साथ जब आपको PDF मिलेगा तो उस PDF में आपका आंसर भी रहेगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत और सामना परेशानी नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत आंसर देखेंगे उसका, और आप अपना आंसर इस तरह से याद भी होता रहेगा। आपको 2 बार 3 बार देखेंगे। इसका PDF भी आपको @online ट्रैकवे जो नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से जुड़ करके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसका जो जीव विज्ञान के पिता के कौन है, तो अरस्तु हैं। जबकि आप इसमें देखेंगे तो ये जो कार्ल लिनियस लिखा है, इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और जो ये हाइमन लिखा हुआ है, ये आपको जो है इसमें हैनीमन करके लिखा होता है, इसको बोलते हैं होम्योपैथिक के जनक। तो और जो लैमार्कवाद है, इसको क्या बोलते हैं, ये विकासवाद, जैव विकासवाद के जनक माने जाते हैं। हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसमें, तो हर्पेटोलॉजी में जो है सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी में जो है वो सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन
किया जाता है। वहीं आपका अगला मैं दिखा दूँ अगर आपको, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो पेडोलॉजी जो होता है वो मिट्टियों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वहीं अगला क्वेश्चन लिखा है कि मानवीय सौंदर्यता शिक्षा संबंधित क्या विज्ञान होता है। तो उसको कालोलॉजी बोलते हैं। कालोलॉजी जो होता है ये मानवीय सौंदर्यता होता है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्रिप्टोलॉजी जो होता है ये आपका जो पौधे फूल पत्ती जो है नहीं देते हैं उनके संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। अगर जो शुष्क जलवायु में रहता है जहाँ पे मिलता है पानी कम मात्रा में पाया जाता है उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो देखिए मरुद्भिद कहा जाता है उनको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो ऑर्निथोलॉजी के संबंध में क्या होता है। तो जो ऑर्निथोलॉजी हो जाए वो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ 7वें में विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर के उत्पादन से। वहीं अगर आप केसर, वहीं अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो इसका राइट आंसर होगा। अगला हम चलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है अगले क्वेश्चंस में नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए नाभिक के अलावा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपके डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में डीएनए होता है। और जिसको लवक बोलते हैं तो लवक में भी होता है। तो वहीं आप बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम, ये दोनों के दोनों जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली और साइटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म को प्लाज्मा झिल्ली में से अगर साइटोप्लाज्म घटा देंगे तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर इसको अगर प्लाज्मा झिल्ली बोल रहे हैं आप, तो इसके अंदर से आप अगर साइटोप्लाज्म हटा देंगे, जो इसका द्रव होता है इसको हटा देंगे, तो जो बचा हुआ चीज़ होता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं नाभिक के अलावा ये आपका हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आपके ये रहा। और एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि नाभिक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं भाई। तो लाइसोसोम जो होता है वो पाचक का केंद्र होता है। लाइसोसोम जो होता है इसको हम लोग सुसाइडल थैली यानी आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो आत्मघाती थैली को हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो डी डुबे जो है इसकी खोजकर्ता है। इनके खोजकर्ता कौन। तो डी डुबे इनके जो है खोजकर्ता है। और इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं क्योंकि यह जो है पाचन का केंद्र होता है। यानी अगर कोशिका में कोई दिक्कत होती है तो इसको ये जो है अपना फट जाता है और इस कोशिका को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब आम के पौधे में भी पाया जाता है और बंदर में भी पाया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो सब में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो केवल पादपों में पाई जाती है। और ये जैसे कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो सब दोनों में पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है। बाकी राइबोसोम, डीएनए और कोशिका भित्ति तीनों हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लसिका का गैर हिस्सा, जो गैर कोशिकीय हिस्सा में जो लसिका होता है उसका जो गैर कोशिकीय हिस्सा में जो पानी कितना होता है। तो लसिका में जो पानी होता है वो आपका लगभग 94% तक लसिका में पानी ही पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम जो क्या होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो ये आपके आरएनए टाइप के होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो आपका आरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आरएनए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम कहाँ बनता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो गोल्गी काय बॉडी में बनता है। जो आपकी गोल्गी काय ऊपर इस तरह से करके होती है, तो इस तरह से जो गोल्गी काय होता है इसी से जुड़ा हुआ गोल 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 संरचना होता है। तो फ्रेंड्स जो गोल गोल संरचना होती है गोल्गी काय बॉडी के ऊपर, तो वो गोल गोल संरचना ही बाद में अलग हो जाती हैं जो कि लाइसोसोम के रूप में बाहर निकलती है, जिसको आप आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, यानी सुसाइडल बैग भी उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर में उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो
आपके सभी इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा, यानी जो उपकला कोशिका होता है वो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोसोम फ्रेंड्स आपके डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सारा मिलकर के जो है क्या बनता है? तो क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम बनने के लिए डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, जो सारे, जो हिस्टोन होता है ये प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन भी प्रोटीन होता है, तो ये सारे मिलकर के जो है वो क्रोमोसोम बनता है। फिर अगला लिखा हुआ है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका का ऑक्सीजन, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो जो लाल रुधिर कणिका होती है, जो हीमोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको Hb बोलते हैं, और जब ये ऑक्सीजन फेफड़ा में जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये HbO2 का निर्माण करता है और इसी को लेकर के ये कोशिकाओं के पास जाता है। तो यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वही आपका ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर लाल रुधिर कणिका आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है कि कोशिका का शक्ति हाउस किस, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल, आप इसको बोल सकते हो द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी जो कोशिका का शक्ति स्थान बोल सकते हैं, शक्ति स्रोत बोल सकते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांडिया जो है ये आपका आंसर यहाँ पर सही रहेगा। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी पाया जाता है। अगला जो है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन इंटरफेरॉन से संबंधित है? तो इंटरफेरॉन जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है, तो इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कोशिका की आत्मघाती थैली किसको होता है? मैंने आपको अभी कई बार बताया कि लाइसोसोम को ही कोशिका का आत्मघाती थैली बोलते हैं और इसका खोजकर्ता डी डुबे है। अगला लिखा है 90% से जल किस सेल में पाया जाता है? तो 90% जल जो होता है, मतलब सेल में यानी कोशिका में क्या पाया जाता है? तो 90% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वो जल होता है, जो लगभग 90% तक वो होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि त्वचा का रंग निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो मेलानिन होता है, और उस जो है त्वचा का रंग तो मेलानिन होता है, इसको मेलानोसाइट बोलते हैं। साइंस की लैंग्वेज में मेलानोसाइट बोलते हैं, वैसे इसको मेलानिन भी आपको कहीं भी दे सकता है, मेलानिन भी आपको दे सकता है ऑप्शन में, तो मेलानिन भी आप याद रखिएगा, ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है। अगर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो त्वचा काला होगा, तो त्वचा कैसा होगा? काला होगा। अगर मेलानिन की मात्रा कम पाई जाएगी तो त्वचा उतना ही गोरा होगा। गोरा होना है इसका मतलब जो लोग गोरे होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा बहुत कम होती है, और जो लोग काले होते हैं यानी जिनका रंग काला होता है उनमें मेलानिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें गोरे काले की बात नहीं, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगला लिखा हुआ है कि रक्त के थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? तो ये विटामिन के जिम्मेदार होता है, उसके साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन भी जिम्मेदार होता है, और इसको आप जो है ये आप याद रखेंगे तो आपको अगर पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन भी आंसर हो सकता है, और आपका ये फाइब्रोनोजिन भी आंसर हो सकता है, विटामिन के भी आंसर हो सकता है। ये सारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। वहीं लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? देखिए पानी में जो है बी और सी घुलता है, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। बाकी जो बचता है ADEK, जो ADEK होता है ये जो है आपका वसा में घुलनशील होता है, और वसा में घुलनशील होता है, जबकि जल में बी और सी घुलनशील होता है। तो जल में बी और सी घुलता है, तो और बाकी जो है वसा में आपका जो बचा हुआ सारा होता है ADEK, ये सारा का सारा आपका वसा में घुलता है, बाकी जो बी और सी होता है वो जल में घुलता है। तो बी और सी जल में घुलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, आपको विटामिन बी दिया हुआ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा जो होता है वो वसा में घुलता है। विटामिन डी का सर्जन किसका निम्न में से क्या पाया जाता है? मतलब विटामिन, अब इसका मतलब ये पूछा है कि विटामिन डी का जो है दूसरा वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसको क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल उसका नाम है। वहीं विटामिन ए का अगर बोलेंगे तो रेटिनॉल है, विटामिन सी बोलेंगे तो एस्कॉर्बिक, हम लोग विटामिन सी को बोलते हैं, और विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और जो राइबोफ्लेविन होता है उसको B2 बोलते हैं। B2 जो है राइबोफ्लेविन होता है, बाकी कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी होता है। मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो स्तनधारियों में लेडिंग कोशिकाएं होती हैं वो इनमें से कोई नहीं, यानी इसकी जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, तो मतलब इनमें से ऑप्शन में कोई लेडिंग कोशिकाएं नहीं होती हैं। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित में से वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन कौन किस में होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर आपका सोयाबीन ऑप्शन में ना हो, क्लोरेला ऑप्शन में हो, लेकिन ये खाद्य पदार्थ तो नहीं है क्लोरेला जो होता है वो नॉर्मल खाद्य पदार्थ नहीं, हालांकि इसको भी खाया जाता है, जो कि हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसी खाने को लेकर जाते हैं क्लोरेला। इसमें लगभग 95% तक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सोयाबीन में लगभग 45% प्रोटीन पाया जाता है। तो नॉर्मली अगर खाद्य पदार्थ में पूछेगा तो आपका सोयाबीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखते हैं, तो गोल्डन धान जो होता है
उसका कौन सा अच्छा स्रोत हो, मतलब गोल्डन धान में क्या अच्छे से पाया जाता है, तो विटामिन ए जो होता है वो गोल्डन धान में अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला लिखा हुआ है शाकाहारी भोजन निम्नलिखित में से शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है, मतलब जो शाकाहारी भोजन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है। तो आपको अच्छे से पता होगा फ्रेंड्स कि सेलुलोज जो होता है वो शाकाहारी भोजन में पाया जाता है। जितना भी घास पात पेड़ पौधे में जितना भी घास पात होता है, पत्ती होता है, पालक जैसे आप साग खाते हैं, उन सब में सेलुलोज की मात्रा अधिकतम होती है। अगला देखा जाता है हालांकि हम लोग के शरीर में सेलुलोज के पाचन के लिए कोई भी बैक्टीरिया उपस्थित नहीं होती है, इसलिए मानव जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, जबकि खरगोश, गाय, भैंस, बकरी ये जो जितने भी जंतु होते हैं सेलुलोज का पाचन करने के लिए इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जो है पाचन एंजाइम्स होते हैं, रस होते हैं जो कि उनके में पाया जाता है लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता, इसलिए हमें सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में से सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो भैया जान लीजिए आप, जो आपका सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है, मतलब 20 तरह के अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका सोयाबीन हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और प्रोटीन में ही अमीनो अम्ल, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। अगला लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के घटनों उपरांत, यानी जब कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, यानी जो C6H6 C6H12O6 जो टूटता है तो ये क्या बनता है, तो सॉरी जब ये कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये टूट करके यही आपका बन जाता है, तो यानी ग्लूकोज ही बनता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं जैसे स्टार्च, अमरूद अगर आप खाएंगे तो वो टूट करके ग्लूकोज ही बनेगा। आप कोई भी खाना खाते हैं, जैसे आप गेहूं, चावल, दाल कुछ भी खाते हैं तो वो टूट करके ग्लूकोज ही बनता है, तो कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो टूट करके ग्लूकोज ही बनता है। इसीलिए जब आपके शरीर में मतलब पोषण की कमी होती है या फिर जब आपके शरीर में कमजोरी होती है तो डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ा देता है, जिसके आपकी मात्रा में एनर्जी, मतलब आपके बॉडी में एनर्जी आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन डी की अल्पता में क्या होता है। विटामिन डी जो आपके शरीर में कम होगा तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी। अगर आप में B1 की कमी हो गया, विटामिन B1 कम होता है तो बेरी होता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये भी आपका जो है एक तरह का मतलब हड्डियों का मतलब जो है रोग होता है। अगर आपके विटामिन B3 कम हो जाएगा तो आपको पेलाग्रा रोग हो जाएगा। तो ये सारा जो आपको याद होना चाहिए। अगला लिखा हुआ गेहूँ, चावल और शहद ये किसके स्रोत हैं। तो गेहूँ, चावल और शहद जो है ये कार्बोहाइड्रेट के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इसमें आंसर आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो जो हमारे शरीर में जो निर्माण नहीं होता वो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यानी विटामिन ए जो होता है वो हमारे शरीर में नहीं बन पाता है, तो इसलिए इसको हमको अलग से लेना पड़ता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर होता है। यानी आपको गाजर बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब गाजर आपको सफिशियंट मात्रा में ज़रूर खाना चाहिए, जो कि आपकी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। और विटामिन ए का जो है ये अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कि आपके बॉडी में नहीं बनता है। अगला लिखा हुआ है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है इसमें जो है परिवर्तित हो जाता है। यानी इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, जिसको आप शराब भी बोलते हैं। शराब जो है ये एथिल अल्कोहल ही होता है, जो कि C2H5OH होता है, जिसको शराब भी बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये जो ये जो मैं बता दूँ तो C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है यही टूटता है C2H5OH में। तो ये जो टूटता है वो किसके, यीस्ट होता है, ईस्ट की उपस्थिति में टूटता है। तो ईस्ट को ही हम लोग इसमें आप अगर बोलेंगे इसका पर्टिकुलर एंजाइम तो उसको बोलते हैं जाइमेज। तो जो जाइमेज होता है फ्रेंड्स, सॉरी हाँ, तो इसमें जो है ऑप्शन यहाँ पर, तो मुझे लगता है यहाँ पे जाइमेज होना चाहिए, पर ऑप्शन बी लिखा हुआ है। हाँ तो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जाइमेज ही होगा, क्योंकि आप वहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, बट आपका ऑप्शन बी ही आंसर होगा इसमें। तो जाइमेज आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। वही क्वेश्चन है, मैं आपको यही बता रहा था। जो यहाँ ऊपर क्वेश्चन लिखे जो C2H5OH होता है, इसी को एथेनॉल भी बोलते हैं, इसी को शराब भी बोलते हैं, इसी को एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये सारा जो होता है ये जाइमेज ही करता है। तो जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य स्रोत का मतलब जो है ऊर्जा का खाद्य स्रोत है। यानी जो आप खाएंगे तो उससे ऊर्जा बनेगा। तो ऊर्जा बनाने वाला जो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है, जबकि जो प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं, ये जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर के विकास में काम आता है। बाकी आपको देखेंगे तो विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं ये आपके शरीर में किसी भी प्रकार के जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और ये आपके शरीर में जो है किसी प्रकार के बीमारियों को जो है मतलब होने से एक तरह से आप इसका समझ सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपका मदद करते हैं। वहीं पानी आपके शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 70% पानी ही पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है कि दूध का मतलब घटिया स्रोत है। एक्चुअली में घटिया नहीं बोलना चाहिए, दूध जो है किसका घटिया स्रोत है। विटामिन C दूध में बिल्कुल होता ही नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा
विटामिन सी जो है वो दूध का अच्छा स्रोत नहीं होता है। अगला लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ था। अगला लिखा हुआ है कि कौन सा विटामिन उष्मा में आसानी से नष्ट हो जाता है। भैया विटामिन सी ही होता है। विटामिन सी जो होता है वो उष्मा देते ही नष्ट हो जाता है। जैसे आपको कहा जाता है कि जो खट्टे फल होते हैं, जैसे टमाटर हो गया, जैसे आपका जो भी खट्टे फल होते हैं, उन सारे में आपका विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपका ये हो गया, अरे आपका जो ये फल मौसमी का जूस पीते हैं, संतरे का जूस पीते हैं, सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप इसको ज़रा सा भी गर्म करेंगे तो इसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। मतलब वो उष्मा पाते ही तुरंत नष्ट होने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। इसीलिए बोला जाता है कि टमाटर को कच्चे खाना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड, उसका जो रासायनिक नाम होता है, उसका विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण प्रदान करता है। तो भैया जो आपका जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो शरीर का विकास करने का काम होता है वो प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन जो है इन सारे ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। तो पनीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि भोजन में निम्नलिखित में से वर्ग में कौन सा प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए भैया, अगर हम बताएं आपको को भोजन में कौन सा पहुंचता है, तो अगर हम बताएं, अगर एक आपका कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो 4.2 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा 4.2 जूल आपकी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे वही आपका वसा टूटेगा तो यहाँ पे 9.2 मिलता है। तो यानी आपका कार्बोहाइड्रेट वसा में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका वसा हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन जो है कि वो जो है खून का थक्का धीरे धीरे जमेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत तो ये सारे हैं, बट मैं देखता हूँ इसके आंसर क्या दिया हुआ। तो इनमें से आपको सभी दिया होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर इनमें से सबसे अधिक, मतलब ये सभी होंगे। यानी गेहूँ, जौ, चावल, मक्का सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक अधिक, यानी एक से अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर। लिखा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित, यकृत में जो होता है वो विटामिन ए भंडारित करके रख लेता है। यकृत क्या करता है, वो विटामिन ए का भंडारण कौन करता है, तो यकृत करता है हमारा। अगला लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम से में पूछे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से निकाल के मैंने लाया है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड है और वहीं से निकाले गए हैं। अभी मैं जो आपको करा रहा हूँ ये बायोलॉजी है। अभी आपके इसके जस्ट नीचे आपको फिजिक्स और आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, तो आप वीडियो पर बने रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से विटामिन जो है उसको आर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो विटामिन B2 जो होता है वो आर्गो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन B2 को बोलते हैं। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 को जो है वो टोको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, तो विटामिन D3 को। तो इसलिए आर्गो बोलेगा, आर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन D का होता है। आर्गो लग गया तो वहाँ पे B2 हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कि विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन बोलते हैं रासायनिक नाम, और B10 जो होता है वो शायद नियासिन होता है। तो आप नियासिन और साइनोकोबालेमिन याद रख सकते हैं। अगला लिखा हुआ है कि मानव शरीर में विटामिन ए किसका भंडारण करता है। तो अभी मैं आपको बताया कि विटामिन ए जो है वो यकृत में भंडारित होता है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, विटामिन में जो प्रतिस्पंदक या विष के प्रति, मतलब आप जान सकते हैं कि कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो मतलब आपका रुधिर में जो है सॉरी फ्रेंड, जो आपका जो है मतलब रुधिर को जमाने के काम में आता है, तो प्रतिविष प्रतिकारक होता है, उसका जो है विटामिन के रूप में उसको जाना जाता है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट होता है। तो मैंने अभी बताया कि विटामिन B12 जो होता है इसका नाम ही होता है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, तो इसमें कोबाल आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है। विटामिन B12 जो है इसका राइट आंसर होगा, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसमें कोबाल्ट होता है। तो वही ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया कि विटामिन B12 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए विटामिन B12 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो विटामिन के जो है वो आपका होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है लिखा है विटामिन के, ये खून का थक्का जमता है। जबकि आपकी विटामिन डी की कमी से विटामिन ए की जो भंडारित होता है वो यकृत में होता है। इसका अच्छा स्रोत जो होता है वो गाजर होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ई जो होता है इसका अच्छा स्रोत बादाम होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, और जो है कुछ आपके
आपके मतलब आपके त्वचा रोग भी हो सकते हैं। वहीं आपका जो विटामिन सी है ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सारों में, टमाटर में भी कुछ होता है। अगला लिखा हुआ है कि गाय का दूध पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। इसका कारण क्या है? तो उसमें केसीन नाम का जो है प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जो है गाय का दूध जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। तो केसीन के साथ साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे, केसीन के साथ साथ कैरोटीन का ब्यूटेरिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। यानी केसीन तो पाया जाता है, उसके साथ साथ कैरोटीन का उसके साथ जो कैरोटीन का ब्यूटेरिक एसिड भी आपका पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल होता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन ए को आपको रेटिनॉल बोलते हैं, जो कि रतौंधी इसके कमी से हो जाता है और इसका अच्छा स्रोत गाजर होता है। जबकि विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन, इसकी कमी से बेरी-बेरी हो जाता है। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है, यानी आपके मसूड़ों से खून आने का जो होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो हड्डियों का रोग होता है और हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होने लगती हैं, जिसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। बाकी आगे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके भी मैंने बताया कि स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आने लगता है इसमें, और इसमें इस रोग को कहते हैं स्कर्वी, जो कि विटामिन सी से होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत? मैंने अभी बताया आपको, बादाम एक अच्छा स्रोत होता है विटामिन ई का। उसके साथ ही साथ आपका जो अंडे का पीला वाला भाग होता है ये भी विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन मुझे लिखा हुआ है, फ्रेंड्स की विटामिन ए उपलब्ध होता है कहाँ में? तो गाजर में। आपको मैंने अभी भी बहुत बार आपको बताया कि विटामिन ए में गाजर जो विटामिन ए होता है वो गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिखा हुआ दूध का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो खट्टापन दूध के देने का जिम्मेदार होता है। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसमें चयापचयी प्रक्रम के अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो देखिए भैया, अधिकतम ऊर्जा तो हमको वसा से मिलता है, बट इसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आप सुनोगे जो पेट की चर्बी होती है, कहीं की जो चर्बी होती है वो जल्दी गलता नहीं है, इसको तोड़ने का बड़ा मेहनत होता है। लेकिन इसमें से ऊर्जा बहुत मिलती है, 9.2 मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आसानी से टूट जाता है और ये तुरंत हमको एनर्जी देने के लिए काम आता है, लेकिन इसमें ऊर्जा कम मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 4.2 मिलती है। तो 4.2 कार्बोहाइड्रेट मिलती है, लेकिन तुरंत मिलती है और ये एक अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इंस्टेंट तुरंत आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, 4.2 देता है। लेकिन ज़्यादा आपको जो है, और ये आसानी से भी मिल जाता है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन वसा जो होता है, जो चर्बी होती है, वो ज़्यादा जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन जब टूटेगी तो ज़्यादा ऊर्जा देगी, यानी 9.2 देगी, और ये बहुत लास्ट में टूटती है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है, साइंस मैराथन चल रहा है। तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के अभी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे। क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसका, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं, यहाँ पे मतलब आपका आंसर जो है वसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शक्करों में से कौन सी सबसे मीठी होती है? तो जो सबसे मीठा होता है उसको सुक्रोज बोलते हैं, सॉरी जो सबसे मीठा होता है वो फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज होता है। इसका मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप जब आप 2 फ्रक्टोज ले लेंगे, मतलब 1 फ्रक्टोज प्लस 1 फ्रक्टोज, एक फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज जो होता है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, यानी चीनी बोलते हैं सुक्रोज को। लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है वो कृत्रिम फल में जो पाया जाता है फ्रक्टोज, यही आपका सबसे मीठा पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो, उसके लिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो स्व प्रकृति के रूप में योग्य बनता है? यानी आप समझ, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? यानी DNA और RNA दोनों उपस्थित होता है, तो इस प्रकार का जो होता है ये स्वप्राकृतिक होता है। यानी देखिए, इसमें DNA भी पाया जाता है, RNA भी पाया जाता है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो इसलिए स्वप्राकृतिक प्रतिकृति होती है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। लिखा है DNA और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। DNA और जो 2 प्रकार के आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो RNA के अंदर पाए जाते हैं।
उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डैश के आभास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो जो होता है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है वो हमारे जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसकी मदद से? तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगला लिखा हुआ कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो डीएनए का जो है वो जीन जो होता है वो प्रोटीन की सूचना देता है। कौन सा? तो जीन होता है। डीएनए जो होता है वो कितने हेलिक्स का होता है? जो हेलिक्स की लंबाई होती है, जैसे जो ये ऐसे डीएनए होता है ना, ऐसे करके, सॉरी ऐसा नहीं होता है डीएनए में। आपको बता दूं कि कुछ ऐसे करके होता है डीएनए। तो जो इसकी हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसकी हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम जो होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो होता है ये डाटा भी आपको याद कर लेना चाहिए। वहीं लिखा है छठवां लिखा है किसी संतति के पैतृक गुणों की पहचान की तकनीकी क्या होती है? तो भैया अगर कोई जैसे माता पिता के जो गुण होते हैं उसके बच्चों में आता है, इसको पहचानते हैं आप कैसे हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंट करके आप इसको पहचान सकते हैं। फिर लिखा है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका लैंगिक जनन। तो ये आप रहा कुछ जो है आपके कुछ साइंस के क्वेश्चंस मैंने आपको, जो कि बायोलॉजी था वो मैंने आपको कवर करा दिया है। ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके टॉप 1000 क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं फिजिक्स पर चलता हूँ, फिर मैं रासायनिक विज्ञान पर भी चलूँगा। तो आप फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका रोज चलेगा। तो यहाँ पर लिखा है फर्मी किसका मात्रक होता है? तो फर्मी जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है। जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी, ये सब होता है। बाकी वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। समय का भी जो होता है वो सेकंड होता है। अगला चलते हैं, कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि वे होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा की बात नहीं की जाती है। जैसे आपका दाब है, दाब जो है वो केवल इसमें परिमाण होता है। जैसे कि आपने 2 न्यूटन का दाब लगाया, सॉरी 2 पास्कल का दाब लगाया कि 3 पास्कल का दाब लगाया, इसमें केवल जो है परिमाण होता है। ये एक अदिश राशि होती है। जबकि बल में दिशा होता है कि जैसे आपने 5 न्यूटन का बल किस दिशा में लगाया, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर, ऊपर, नीचे, दक्षिण, कहाँ लगाया। जबकि वेग में जो होता है दिशा होता है, त्वरण में भी जो है दिशा होती है। अगला देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है, दाब का भी मात्रक होता है, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पर जैसे कि आपका दाब का मात्रक हो गया पास्कल, जिसको आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वहीं बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, जिसको आप जो है इसको केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसको आप न्यूटन भी बोलते हैं। बाकी आपका जो दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और प्रतिबल का भी जो होता है वो आपका यही वाला होता है, दाब वाला। तो ये हो गया। लेकिन आपकी विकृति की कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मतलब जो है आपका एक मतलब मात्रक वाला राशि नहीं है। लिखा है समुद्री दूरी को किसके नाम? तो नॉटिकल मील से जो है समुद्री दूरी को मापते हैं। बाकी किलोमीटर से तो आप कोई भी दूरी माप सकते हैं। डेसिबल से जो है आप लोग ध्वनि मापी जाती है। और कणियों का कोई मतलब नहीं होता। अगला लिखा है 10 की कितने पावर नैनोमीटर? नैनोमीटर में 10 की पावर 9 होता है, 10 की पावर -9 होता है नैनोमीटर में, ठीक है। और 10 की पावर 10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है अदिश होती है? यानी जिसमें केवल और केवल परिमाण और दिशा ना हो, वो राशि होता है समय। समय यहाँ पे शाम नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ, समय लिखा होना चाहिए। तो समय जो होता है यह एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग, बल और संवेग की तीनों सदिश राशि होती है। इसमें दिशा होता है, जबकि समय केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसकी मात्रक होता है? तो एंगस्ट्रॉम से हम तरंग दैर्ध्य की लंबाई नापते हैं और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आवृत्ति को किसमें नापा है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यह आपका राइट आंसर होगा। वाट जो होता है इसको शक्ति की इकाई बोलते हैं। रेडियन जो होता है वो आपका कोणीय कोण जो है नापा जाता है रेडियन में, जबकि मीटर पर सेकंड से आपका वेग में मापा जाता है। आर्द्रता जो है वो आपको हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। वहीं देखिए हाइग्रो अगर रहेगा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से कोई बहुत दूर से जो तापमान मापा जाता है, तो जैसे सूर्य का तापमान हो गया, बहुत दूर से मापना रहता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो उसको पायरोमीटर से मापते हैं। और सेक्टीमीटर तो शायद पता नहीं क्या होता, सेक्टोमीटर मुझे नहीं पता भाई। अगला लिखा हुआ कि दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई जो होती है वो आपका न्यूटन प्रति
वर्ग मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिखा हो सकता था, आगे लिखा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी आपसे अदिश ही पूछा, तो विस्थापन सदिश राशि होता है, वेग भी होता है, बल भी होता है, लेकिन आयतन में जो है कोई दिशा उत्सा नहीं होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो लिखा है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो जो होता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। सॉरी फ्रेंड्स, 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन अगर आप इसको गुणे 1000 मतलब जब आप इसको में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 10⁻³ mm भी हो सकता है, 10⁻³ मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक पिकोग्राम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पिकोग्राम को बोलते हैं 10⁻⁻1 पर चलते हैं। लिखा हुआ आर्डियोमीटर जो होता है वो क्या मापता है? तो आर्डियोमीटर जो होता है वो आपकी ध्वनि की तीव्रता मापता है, तो आर्डियोमीटर का ऑप्शन ध्वनि की तीव्रता आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि प्रकाश वर्ष में किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। प्रकाश वर्ष किसका होता है? तो ये भी दूरी का होता है, वही चीज़ें रिपीट हो गया। अगला हम देखते हैं यहाँ पर इस साइड आकर के, फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन फिर वापस से वही दे दिया, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो दूरी से होता है। अगला बात को फिर से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? मूल भौतिक राशि जो होता है वो बल होता है, उसके साथ साथ सॉरी गलत, कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ये विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि होता है। समय भी जो है वो भी मूल भौतिक राशि होता है। दूरी भी होता है, दूरी भी होता है, समय भी होता है, ये विद्युत धारा भी होता है, स्टेरेडियन कोण भी होता है। तो ये सारे जो है मोल जो होता है वो भी जो है भौतिक मूल राशि होती है। फिर अगला लिखा हुआ है कि तापमान में SI जो यूनिट होता है उसको आप केल्विन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला लिखा है किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका यूनिट होता है? तो किलोवाट घंटा जो है ये एक ऊर्जा का यूनिट होता है। और अगर आप बताएं तो शक्ति जो होता है इसको पावर बोलते हैं, तो पावर जो होता है शक्ति को बोलते हैं। और 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में, 1 हॉर्स पावर में आपका 746 वाट होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन था वो हमारा ये है कि मटर के तने के कूलडन से आप किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण होता है? तो यह जो होता है आपका थियोट्रोपिज्म में इसको कहते हैं, थिगियोट्रोपिज्म में कहते हैं इसको, जो कि मटर के तने के कुंडलन का किसी आसपास के संरचना का चारों का वातावरण जो होता है, चारों ओर जो है संरचना होती है उसको बोलते हैं थिगियोट्रोपिज्म। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केंद्राभिमुख बल के लिए जिम्मेदार होता है, जो केंद्राभिमुख बल के लिए जिम्मेदार होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है फ्रेंड, जो कि वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान कर रखना होता है। जैसे कोई वस्तु है, अगर वो वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहती है तो वो तभी रहती है जब वो केंद्र की तरफ एक बल लगाती है, और वो केंद्र की तरफ जो बल लगाती है उसी को बोलते हैं केंद्राभिमुखी बल। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि यूडोमीटर से आप किसका उपयोग करते हैं, क्या मापते हैं? तो यूडोमीटर से हम बरसात की मात्रा को मापने का इस्तेमाल करते हैं। अगला लिखा है 1 फेम्टोमीटर के किसके बराबर होता है? तो 1 फेम्टोमीटर जो है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बैरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में इस्तेमाल करते हैं? तो बैरोमीटर का मापन हम लोग वायुमंडलीय दबाव के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही स्वमेरित नहीं है? वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापता है, एकदम सही है। एमीटर जो है विद्युत धारा मापता है, यह भी एकदम सही है। और आपका पोटेंशियोमीटर जो होता है विद्युत वाहक बल मापता है, यह भी सही है। जो गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत प्रतिरोध नहीं मापता, यह विद्युत प्रतिरोध ना माप करके गैल्वेनोमीटर जो है वो क्षणिक विद्युत धारा को मापन करता है, और विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अगला लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का इकाई जो होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति को इकाई को क्या बोलते हैं? वाट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। एक विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई होता है उसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का मतलब मात्रक होता है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, और वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। तीनों मात्रक आपको पता चल गया होगा। लिखा है फ्रेंड्स इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत चालकता की सबसे अधिक होती है, उसमें विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है सिल्वर, जिसको रजत आप बोलते हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा, यानी चांदी जो होता है यानी सिल्वर रजत जिसको बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है। विद्युत धारा
की इकाई क्या होता है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। वाट जो होता है शक्ति का होता है। वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। कूलाम जो होता है वो आवेश का होता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ओम जो होता है किसका मात्रक होता है, तो ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला लिखा हुआ है कि विद्युत धारा किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो भैया ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और आपको जो स्टेथोस्कोप होता है इससे हृदय की गति को मापा जाता है। और आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है इसका मतलब उसमें दिशा नहीं होना चाहिए। गति में दिशा होता है, वेग में होता है, और आपका इसमें भी होता है, सॉरी गति में नहीं होता, वेग गति में जो है दिशा नहीं होती, यानी यह एक अदिश राशि है, यानी यही आपका जो है यही राइट आंसर है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं ये सदिश राशि होता है। आघूर्ण, विस्थापन और वेग ये सारे सदिश राशि होते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि यह MRI मशीन जो होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है हम लोग चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं, तरंग का, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें उत्पन्न किया जाता है, किसमें, MRI मशीन में। अगला लिखा हुआ है कि विद्युत में वायु में ध्वनि संचरण होती है, क्योंकि जो है यह क्या होती है, वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि प्रकाश की तरंग जो है होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला लिखा हुआ है निम्न से किसी हर्ट्ज में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में जो है वो आवृत्ति को मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो होता है ये लंबाई मापा जाता है। आयाम जो होता है वो किसी की लाउडनेस बताती है, और गति जो है आप मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। अगला लिखा है निम्नलिखित में से एक सूक्ष्म तरंग ओवन में कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है, यानी सूक्ष्म तरंग जो ओवन होता है जो आपके किचनों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं आप, मतलब कौन सा उसमें जो है आपका यूज होता है, तो मैं यहाँ पे जो मैग्नेट्रॉन होता है वो हम लोग ओवन में इस्तेमाल करते हैं। अगला लिखा हुआ है फ्रेंड्स इसमें कि ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी जो होता है उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को ही पराध्वनि बोलते हैं, तो अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिखा हुआ है कि ध्वनि का संचरण नहीं कर सकता। ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा संचरित करती है, उसके बाद जल में करती है, सबसे कम गैस में करती है, निर्वात में तो करती ही नहीं है, तो यही नहीं संचरण करती थी तो निर्वात में नहीं करती। सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है ठोस में चलती है, फिर जल में, फिर उसके बाद गैस में, और निर्वात में तो चल ही नहीं पाती है, निर्वात में संचरण नहीं कर पाती है। लिखा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी जो होता है, और दो उत्तरोत्तर गर्त का जो बीच की दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आपका तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि का जो वेग होता है वायु में वो कितना होता है, तो 330 मीटर पर सेकंड होता है। वहीं आपका अगर बोले तो जो सबसे ज़्यादा होता है 6400, ये आपका किसमें होता है, तो ये आपके चांदी में पाया जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से 100 डेसिबल जो होता है वो किसका होता है, तो शोरगुल वाली सड़कों में ध्वनि ये सब जो होता है इसको जो बोला जाता है, ये शोरगुल वाली जो सड़क होती है इस पे जो है 100 डेसिबल आपका तरंग जो होता है ध्वनि होती है इसमें। अगला अब हम आते हैं रसायन विज्ञान पर, तो कुछ क्वेश्चन रसायन विज्ञान के लिए भी मैं आपके लिए लाया हूँ, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, रसायन सब मिला के मैं आपको 1000 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो अभी ये उसका पहला पार्ट है, इसके आगे आने वाले आपके 3-4 पार्ट आपको मिलेंगे, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। इसी पूरे पार्ट में मैं आपका जो है ये सारा कवर करा दूंगा। तो लिखा हुआ है pH प्लस POH का मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो कुल मिलाकर 14 होता है। आपको मैं बता दूं तो फ्रेंड्स ये हो गया pH स्केल, जिसका खोज जो है वो सोरेनसन ने किया था। तो सोरेनसन साहब ने pH स्केल का खोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि pH में जो बीच में होता है 7, इसको बोलते हैं उदासीन, यानी जिसका pH मान 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। 7 से अगर कम है तो उसको अम्ल बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा है तो उसको क्षार बोलते हैं। तो अगर अम्ल और क्षार यानी pH और POH दोनों को मिला दिया जाए तो 0 से लेकर 14 तक का रेटिंग होता है। तो वही आपका यहाँ पे बोला जाता है P प्लस POH जो है वो 14 होता है। अगला देखा जाए लिखा हुआ है कि जो pH मान 2 होता है वो किसका होता है, तो pH मान 2 हो जाता है 0.01 MHCl, यानी इसका मान pH 2 होता है। अगला लिखा हुआ है कि जस्ता के एक आयतन भाग का घनत्व तो इतना दिया हुआ है, उसका दूसरे भाग का यहाँ पर देते हैं, दूसरे भाग का तांबा जो है इसका घनत्व तो इतना दिया है, तो इसको मिलाने में पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानेंगे फ्रेंड्स इसमें एक भाग आयतन है, तो एक भाग इसका अगर निकालेंगे आप ये 71 का, और उसके साथ ही साथ इसमें आपका कुल मिलाकर 2 भाग इसमें ये दिया गया है 8900 इसमें दिया गया है इसका, यानी आप इसको भी 3 से भाग दे दीजिए और इसको भी 3 से भाग दे दीजिए, और उसको 1 से गुणा
गुणा कर लीजिए, इसका 2 से गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 83 हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसका क्या है, तो बता दूं मैं आपको कि सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो समझिएगा, परमाणु बम अगर कहेगा आपसे, परमाणु बम में जो होता है नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है, विखंडन होता है परमाणु बम में। लेकिन हाइड्रोजन बम कहेगा, अगर हाइड्रोजन बम कहेगा, हाइड्रोजन बम अगर बोलेगा तो नाभिकीय संलयन होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन किस में होता है, तो परमाणु बम में होता है। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी चलिए, आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, कौन सा करता है? तो भैया जो उपरोक्त समी रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, तीनों कण जो है वो निकालता है अपने बॉडी से, उत्सर्जित करता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अल्फा कण में 2 लिखा हुआ, अल्फा कण में 2 धनात्मक चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान निम्न में से किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? तो जो इसका द्रव्यमान होता है, दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनावेश आवेश होता है। यानी अगर बताएं, एक अल्फा कण होता है जिसमें 2 धनावेश होता है, अब 2 पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन का मान एकल धनावेश होता है, तो 2 मिलकर 2 धनावेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिंक से बनता है, तो जिंक से क्या बनता है भाई? तो जिंक से आपका विद्युत की बैटरी बनाई जाती है। बाकी इस्पात से आपका जो है छड़ भी बनाया जाता है, फर्नीचर तो आपको लकड़ी से बनाया जाता है, बम जो होते हैं वो आपके टीएनटी यानी आपको ट्राई नाइट्रो जो करके होता है, टीएनटी टॉल्यूइन, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन जो होता है उससे बम बनाया जाता है। या आप इसको हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं, परमाणु बम भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन फ्रेंड्स, ये मैं कक्षा 7 का जब एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराया हूँ, आपके प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है इस चैनल पर, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो जो परिवर्तन जो है आपका वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए हम कागज़ है उसको जला दिए, तो कागज़ से जब बन गया राख, तो उस राख से हम वापस कागज़ को नहीं बना सकते, यानी यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जबकि हम लोग जिसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी है, उसको हम जमा दिए, बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ को पिघला देंगे तो वापस पानी बन जाएगा, तो यानी इसको हम दोबारा से प्राप्त कर ले रहे हैं, यानी बर्फ़ से पानी, पानी से जलवाष्प, जलवाष्प से वापस पानी, वापस से फिर बस बर्फ़, ये क्रिया आपस में बदल सकती है, तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो आप बताएंगे कौन सा रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाएंगे वही आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए, अगर आप इन्हें एक बार खाना पका दिया तो आप उसको दोबारा से थोड़ी ना कच्चा कर पाएंगे, यानी ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि आप जो भोजन पच गया, आपने जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया, क्या वापस से आप उसको जो है वापस से भोजन बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। पानी का जमना जो होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ को पिघला देंगे तो वापस पानी बन जाएगा। फिर लिखा है पानी को गर्म किया जाए, तो जब पानी का गर्म करेंगे तो वापस वाष्प बनेगा, वाष्प को ठंडा कर देंगे तो वापस पानी बन जाएगा, यानी ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो जहाँ पर 1 और 2 हो वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? पायस का मतलब होता है जिसमें जो है द्रव प्लस द्रव मिलता है तो पायस बनता है, द्रव प्लस द्रव मिलता है तो क्या बनता है? पायस बनता है। तो मक्खन जो है पायस होता है, चॉकलेट दूध भी पायस होता है, दही भी पायस होता है, लगभग जितने भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो लगभग पायसी ही होते हैं। तो ये सारे सब पायस हैं। जबकि चौथा वाला ऑप्शन जो है फेंटी हुई मलाई जो होती है, ये आपका यहाँ, एक सेकंड, आपका कुछ गड़बड़ हो गया। दही जो है इसमें पायस में नहीं दिया हुआ है, जबकि पायस होना चाहिए था। चलिए मैं आपको एक बार कंफर्म कर लूँगा, वैसे आप इसका दही आंसर मान के चलिएगा, वैसे मैं एक बार इसको कंफर्म करूँगा। जबकि कोलाइडी कण जो होते हैं वो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि होगा, क्योंकि 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁹ तक के जो बीच में कण होते हैं उसको बोलते हैं कोलाइडी कण, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें कहीं नहीं दिया गया है। अगला जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? तो कोलाइडी विलयन आपका दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, लेकिन घी जो है एक प्रकार कोलाइडी विलयन नहीं होता है। तो अगला देखते हैं, गैसीय तरल। देखिए, गैस से तरल और ठोस ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, गैस से तरल हो रहा है और ठोस से
या ठोस अवस्था, मतलब गैस से तरल में जाए या फिर गैस से ठोस में जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये बात आपकी सही हो जाएगी। जबकि आपका वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए कोई जल है यानी द्रव है, द्रव को अगर हम वाष्प में बदल देंगे तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर कोई वाष्प है उसको हम द्रव में बदलेंगे तो संघनन कहते हैं। जबकि द्रवण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बर्फ है यानी मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, उसको जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं, द्रव में चेंज करते हैं, तो उसको द्रवण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, ज्वैट पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसको ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातज पदार्थ। ऊर्ध्वपातज पदार्थ के उदाहरण जैसे कपूर होता है, कपूर को अगर आप देखेंगे तो ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। दूसरा होता है नौसादर, जिसको नौसादर बोलते हैं, ये भी जो है आपका सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। ये सारे दो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। जबकि NH4OH, NH4Cl यानी जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, जब पानी जम जाता है तो इसका घनत्व तो कितना हो जाता है, तो जब पानी जम जाता है फ्रेंड्स तो इसका घनत्व जो है कम हो जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो घनत्व होता है मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। इससे आपका अगर पानी का मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि आपका पानी जमता है जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 से कम है तो इसलिए इसका घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा। अगला लिखा हुआ, कपूर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो अब देखते हैं कपूर किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अवसाधन द्वारा, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वपातन, यानी कपूर कैसा प्रोडक्ट होता है, तो ऊर्ध्वपातित प्रोडक्ट होता है, नौसादर भी होता है, और आपका एक NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नौसादर, ये तीनों के तीनों ऊर्ध्वपातिज पदार्थ में आप इसको याद रखिएगा। तो ऊर्ध्वपातिज जो होता है इसको आप डायरेक्ट इसको अलग कर सकते हैं, इसको गर्म करके वाष्प बना करके। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये यौगिक नहीं है, यह एक प्रकार का मिश्रण होता है, बाकी सारे यौगिक हैं। अगला लिखा हुआ गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो भैया आप आयरन यानी Fe के ऊपर जब आप जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो जो आपके आयरन यानी जो होता है लोहे पर जब आप उसमें जेटन यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या गैल्वेनीकरण क्रिया बोलते हैं। ये करते क्यों है, क्योंकि लोहे पर जंग न लगे इसको बचाने के लिए करते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि लोहे पर जो है जस्ते का निक्षेप यानी जो होता है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, और इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जंग ना लगे। लौह पात्र का गैल्वेनाइजेशन यानी परत चढ़ाना है, वही जिंक का परत चढ़ाने को जो है ये गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे में वही फिर आ गया जिंक की परत चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। CO आबंध का क्रम कौन सा होता है, तो CO समूह का जो आबंध क्रम होता है, यानी जो इसका ऑक्सीकरण नंबर आपसे पूछ रहा है, सॉरी इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इसका आबंध क्रम जो होता है वो 3 होता है। तो CO आबंध क्रम कहने का मतलब इसमें कितने जो है मतलब एक तरह से कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसमें हो रही है वो पूछना चाह रहा था। अगला लिख रहा है कि क्वेश्चन अगला है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर बनता है, ये कौन सी क्रिया हो रही है, तो यह जो है आपकी अम्लीय प्रकृति होती है। यानी जल में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं तो यह एक प्रकार का अम्ल बन जाता है, जो कि आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, जो कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है वो इसी का होता है। लिखा हुआ है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को आप किस प्रकार से अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातज से आप इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि नेफ्थलीन भी जो होता है एक प्रकार का ऊर्ध्वपातिज पदार्थ होता है। तो आपको ऊर्ध्वपातिज पदार्थ में कौन कौन सा मिला, तो नेफ्थलीन मिला, कपूर मिला, नौसादर मिला, अमोनियम क्लोराइड मिला, 4 चीज़ आपको मिल गया जो कि ऊर्ध्वपातिज पदार्थ होता है। अगला लिखा है ठोस कपूर को ठोस वाष्प बनाने की प्रक्रिया को वही फिर वापस से आ गया ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। अगला लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन में संघात का कारण क्या है, कि नाभिकीय विखंडन के संघात के कारण क्या होता है, तो जो है इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं, यानी इसमें जो क्या होता है न्यूट्रॉनों के एक कारण जो है नाभिकीय विखंडन के रूप में मिलता है। लिखा है एक वायु क्या होता है, तो वायु एक प्रकार क्या होता है, मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम, बहुत सारे जो है आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ये सारे बहुत सारे गैस होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, सारे गैसों का मिश्रण जो होता है इसलिए इसको मिश्रण बोलते हैं। लिखा है किसी परमाणु के नाभिक आइसोटोप होते हैं तब जब उनके क्या होता है परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं और परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही लिखा है कि परमाणु क्रमांक यानी वही प्रोटॉन की संख्या जो होते हैं
वो आपका सेम होता है, और जबकि परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। अगला लिखा हुआ क्वेश्चन कि रसायनों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा तेजाब मूलक में, तो तेजाब जो होता है वो H2SO4 बोला जाता है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब बोला जाता है, जो कि आपके बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो आपके तेजाब दिया हुआ था ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं, इसको बैटरी में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही आप ऑयल ऑफ विट्रियल भी इसको बोला जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें आप इसके बारे में जानिएगा। फिर लिखा हुआ है 29 में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक धातु का है, तो जिसमें लास्ट में 1 या लास्ट में 2 आएगा वही धातु होता है। तो देखिए लास्ट में किस में 2 या 1 आ रहा है, तो इसमें ये तो पूर्ण, इसका 2 और 8 जिसके लास्ट में होता है वो पूर्ण होता है, यानी वो अक्रिय गैस होता है। यह एक अक्रिय गैस है, जो कि आपका ये नियान जो होता है वो अक्रिय गैस होता है, जिसका 10 होता है। ये जो 7 आपको दिख रहा है यह एक प्रकार का अधातु होता है, जिसमें आपका ये जो क्लोरीन होता है ये उसका होता है। और ये जो है वो आर्गन का दिया होगा ये भी, क्योंकि इसका अष्टक जो है वो पूरा है, तो ये भी अक्रिय गैस होता है जो कि आर्गन होता है। जो ये 2H2 जो ये 2 8 था, ये जो दिया हुआ है आपका ये 20 जो है ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है आपका, जो कि एक प्रकार का धातु होता है। यानी अगर जिसके लास्ट वाले कोर्स में, जो ये लास्ट, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 या 3, यानी जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 ये तत्व मतलब ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे प्रायः धातु ही होते हैं। और जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 या 7 पाए जाते हैं वे प्रायः जो है वो अधातु ही होते हैं। अगला लिखा हुआ है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है, तो तीसरा और चौथा जो आपका समूह होता है उसका जो आपका सामान्य ऑक्साइड होता है उसका सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। यानी तीसरे वाले का जो होता है वो क्षार होता है, चौथे वाले का जो होता है वो एसिड यानी अम्ल होता है। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का जो एक्स है उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा उसमें जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 और जो एक्स है उसका है 4, तो इसकी संयोजकता इसके पास लिखते हैं, इसकी संयोजकता इसके पास लिखते हैं। यानी H में हम 4 लिखेंगे और X में 1 लिखेंगे, तो H में हम 4 लिखेंगे, X में 1 लिखेंगे, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए जब भी आपको संयोजकता लिखना हो तो आप सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट को लिख लीजिए, जैसे भी होगा हाइड्रोजन का 1 आपको याद होना चाहिए, और इसी एक्स का दिया है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, इसको इसके पास भेज दीजिएगा, इसको इसके पास भेज दीजिएगा, यानी एक्स के साथ 1 आना चाहिए, तो एक्स के साथ देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, और एच के साथ 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कौन सा होता है, तो सल्फर हेक्साक्लोराइड जो होता है वो अणु वो अष्टक फलीय होता है, तो ये ऑप्शन आपको रट लेना है। अगला लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, तो यह जो है कांच के बोतल के साथ क्रिया करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है, यानी कांच के साथ क्रिया करके HCl जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है, इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच के बर्तन में नहीं रखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं उसको तत्व बोलते हैं, प्राकृतिक तत्व बोलते हैं, और जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं उसको यौगिक बोलते हैं, और जिसमें किसी जो है मतलब अनडिफाइंड चीज़ों का मिक्स करते हैं तो उसको जो है मिश्रण बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है खाने का नमक जो होता है वो क्या होता है, तो खाने का नमक जो होता है वो आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर के बनता है, जबकि आपका देखिए खाने का नमक बनता कैसे, NaOH जो होता है ये होता है, उसके साथ ही आपका HCl होता है, तो जब इसकी क्रिया होती है तो बनता है NaCl, और उसके साथ आपका जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हो, तो ये वाला जो होता है ये प्रबल क्षार होता है, ये जो होता है प्रबल अम्ल होता है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के एक लवण जो कि NaCl बनता है, जो कि नमक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपसे 35 से पूछा था। तो जो होता है वो क्या होता है, एक प्रबल अम्ल भी होता है और प्रबल क्षार भी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा है आयोडीन युक्त जो लवण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड जो होता है उसको आयोडीन युक्त लवण में ये बोलते हैं। अगला बोलता है कार की बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं, तो मैंने अभी आपको ऊपर बोला कि H2SO4 को हम कार की बैटरी में भी यूज करते हैं। H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है। और H2SO4 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो कार की बैटरी में करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो मैंने आपको तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन आपको कराया है। आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ इससे कराए हैं, जो कि आप इसमें आप देख सकते हैं
ये 35 क्वेश्चन ये थे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, और आप मान के चलिए तो। और यहाँ पर देखिए ये 9 क्वेश्चन इसका था, ये अलग अलग चैप्टर का, ये इसके चैप्टर का 9 हो गया, फिर अलग अलग चैप्टर्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको लगभग ये इस चैप्टर का देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो कुल मिला जुला के आपको मैंने लगभग 100+ क्वेश्चन आज करा दिए हैं, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपको हो सकता है कि अगले जो वीडियोस मिले उसमें आपको 200 से 300 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये पहला पार्ट था, जो कि आपको वीडियो कैसा लगा हुआ कमेंट में करके जरूर बताइएगा। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बीच में कभी नहीं बोला हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। पढ़ाई के समय मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे पढ़ाई की बात की है, तो अब आप मेरा काम जरूर कर लीजिएगा, ऐसा अब मैं उम्मीद रखता हूं। बाकी आपकी मर्जी है। और जो है आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ करके पढ़ना मत भूलिएगा, जिसका मैं डिटेल आपको दे दे रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी का लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ। अनअकैडमी ऐप पर आपका मेरा लाइव क्लासेस हो रहा है। साइंस मैराथन चल रहा है, तो साइंस का SCERT और NCERT पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 7 के भी चल रहे हैं, जिसका क्लास 3 क्लास हो चुका है। तो 3 क्लास के आपको लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमसे पढ़ना ना भूलें। शाम को 5 बजे आप हमसे लाइव क्लासेस में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम में भी दे देंगे आपको, और यहाँ पर आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा। तो आप यहाँ पर जो है वहाँ से जुड़ करके आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखना ना भूलिएगा। तो SCERT और NCERT का मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ करके अनअकैडमी के ऐप पर आप पढ़ लीजिएगा। शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपके यहाँ पे क्लासेस होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, या फिर आप अनअकैडमी ऐप पर जा करके मुझे राहुल गुप्ता नाम से सर्च करके आपको लोगों में यही DP आपको मिल जाएगा। तो ये DP आप देख करके आप जान सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सर्च करने पर, राहुल गुप्ता करके जब सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर आकर के शाम को 5 बजे।